नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर विद अरुण पर। और जैसे कि आपको पता है कि हम UPSSC पैट से संबंधित एक सीरीज़ लेके आपके साथ चल रहे हैं स्टैटिक जीके की। तो उसी के अंतर्गत ये आपकी क्लास है। बच्चों, आप सभी ने देखा है कि UPSSC जितने भी अपने अब के पेपर करवा रही है या पहले से ही उसका ये रूल्स रहा है कि वो जो पेपर करवाती है उसमें स्टैटिक जीके से संबंधित बहुत सारी चीज़ें वो पूछती है। और हम लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा ही कि स्टैटिक जीके में और सीए में और जीके जीए में इसमें क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चों देखो, जैसे कि होता है जीके, जीएस, स्टैटिक, और इसके साथ में एक करंट अफेयर्स भी होता है। आपने आजकल इसका भी बहुत ज़्यादा मामला हो चुका है, पेपर में ज़्यादातर पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा ही तरीके से। तो बेटा जीके क्या होता है? जीके होता है आपका जनरल नॉलेज। ठीक है, यानी सामान्य अध्ययन, यानी बेसिक पे छोटे छोटे रूप में। जब आप छोटी क्लास में थे, हम 5th 6th 7th 8th 9th में, तो हम क्या देखते थे कि छोटी छोटी चीज़ों को हम रूप में देखते थे। जैसे क्या भारत में ताजमहल कहाँ स्थित है और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो ये क्या है, मतलब बेसिक से एक चीज़ें हैं ये। ठीक है, इसमें क्वेश्चन तो होंगे लेकिन बेसिक से होंगे, बेसिक से जानकारी। ठीक है, और हमारा आता है जीएस यानी जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। अब बेटा ये जो है हमारा सामान्य अध्ययन, इसके अंतर्गत जो है हमें चीज़ें तो वही सीखनी होती हैं जो हमने जीके से जानकारी निकाली, लेकिन इसमें थोड़ा खेल ये हो जाता है कि हमें वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं इसमें जो हमारी बेसिक से ऊपर है। यानी कब, कैसे, कहाँ, क्यों। मतलब एक तरीके से मैं कहूँ आपको तो जो इतिहास भूगोल वाले पोर्शन होते हैं, इतिहास की जानकारी, भूगोल या फिर बाकी राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, तो ये जो सब्जेक्ट है इनकी जो पूरी विस्तार से जानकारी है वो हमारी आती है जनरल स्टडीज के अंतर्गत, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। और बहुत ही डीपली तरीके से नॉलेज, मतलब आपको मानना पड़ेगा कि जो आपके यूपीएससी आयोग तक के पेपर होते हैं वो डीपली तरीके से जो नॉलेज पूछती है वो जनरल स्टडीज के अंतर आती है। अब आपका आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या पोर्शन है बेटा? स्टैटिक जीके का मतलब ये है कि बेटा स्टैटिक जीके का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, बेसिक से जानकारी। लेकिन बेसिक से वो जानकारी जो हमने 9th 10th क्लास में नहीं पढ़ी। 9th 10th फर्स्ट ईयर थी तो हमारे आसपास की जानकारी, लेकिन हमने ये 9th 10th क्लास में या 7th 8th क्लास में नहीं पढ़ी, या फिर हमने ग्रेजुएशन वगैरह भी करी, उनमें भी हम इन चीज़ों को पढ़ नहीं पाए। तो यानी कि वो जानकारी जो है हमारे आसपास, लेकिन हम उनको किताबों में या फिर छोटे बच्चों की बेसिक नॉलेज की किताबों में हम पढ़ नहीं पाए, तो उनको हमें आगे करके पढ़ना पड़ता है। इसलिए इसको कहते हैं हम स्टैटिक जानकारी। और ये जानकारी क्या होती है ना, ये रहती तो स्थिर ही है एक जगह पर। स्टैटिक का मतलब बेटा क्या होता है? स्थिर होता है ना, स्थिर होता है। तो रहती तो एक तरीके से स्थिर है कि मतलब बदलते तो नहीं है, बस न्यू ऐड हो जाता है इसके अंदर, कुछ ना कुछ बदलेगा ये कभी भी नहीं, लेकिन इसके अंदर न्यू ऐड जरूर होते रहेंगे। और इसीलिए ये पोर्शन विस्तार से बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ न्यू ऐड होता रहता है, न्यू ऐड होता रहता है। तो ये पोर्शन बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि हमें याद करना मुश्किल पड़ता है। और आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है, परीक्षा में क्या हो रहा है कि इसी टॉपिक को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, ज़्यादा चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर ही हमें कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम इस टॉपिक से ही रिलेटेड अपनी क्लास चालू करेंगे। और करंट अफेयर्स होता है वर्तमान में जानकारी, वर्तमान की जानकारी बोलेंगे हम इसे। ठीक है, वर्तमान की जानकारी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन मंत्री है, किसने कैबिनेट में क्या निर्णय लिया, कैसा बजट आया, कब आया, किस प्रकार से कौन सा खेल चल रहा है, क्या खेल में रूल्स बदले गए। तो वो सब जो जानकारी है वो होती है हमारी
वर्तमान की जानकारी। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप सब इन चीज़ों का मतलब समझ गए होंगे, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं स्टैटिक जीके। देखो स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके जो है बेटा, ये एक बहुत ही विस्तार का टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं, सब्जेक्ट ही मानो एक तरीके से विस्तार में, बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगी। तो ये समझ लीजिए आप कि जो इसके अंतर्गत सारी चीज़ें हैं वो हम एक एक करके चलेंगे, क्योंकि टॉपिक बेटा इसके अंतर्गत इतने हैं कि शायद ही हम लोग एक दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में इसको कवर कर पाएँ। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे क्या, सबसे पहले मैं थोड़े से टॉपिकों की बात करता हूँ, देश और उनकी राजधानी, ठीक है। दूसरे टॉपिक की बात कर लें हम, तो बेटा जो आपके ये होते हैं ना बायो रिजर्व जो होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, बायो रिजर्व होते हैं ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये तीसरे नंबर पे इसमें टॉपिक आता है देश की पार्लियामेंट या मिनिस्टर, ठीक है ना, जितने भी होते हैं आपके, या फिर आप एक तरीके से ये बोल सकते हो इसमें कि खेल, जितने भी हमारे खेल खेले जाते हैं वो सब, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी नहीं हैं। उसके बाद आपके बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जैसे एक टॉपिक आता है इसके अंतर्गत बहुत अच्छा, हमारी पंचवर्षीय योजना भी इसके अंतर्गत आता है। वैसे ये अर्थशास्त्र का टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं, वो चलते रहेंगे हम, क्योंकि अगर मैं टॉपिक ही गिनवाऊं तो कम से कम 50-60 से ज़्यादा टॉपिक इसके अंतर्गत बैठेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो सारे टॉपिक आपके चलते रहेंगे। और जैसे पर्वत आते हैं इसके अंतर्गत, कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, नदी, झरने, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। कौन से शहर में कौन सी चीज़ फेमस है, ये सब। एक जिला एक उत्पाद योजना भी चल रही है करंट की योजना भी स्टैटिक के अंतर्गत बहुत सारी आती हैं। तो टॉपिक तो हमारे कम से कम 50 प्लस हैं इसके अंतर्गत। तो अगर मैं टॉपिक लिखवाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट आते हैं क्लास के, और क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का, वो है बेटा ये, ठीक है, ये 3 ही पेज सिलेक्ट है, ठीक है, 4 हो गए। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना। अब देखो बेटा, इस टॉपिक का मैं महत्व आपको बता देता हूँ। यूपी आयोग ने जितने भी पेपर करवाए अभी तक, उनमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ठीक है। वो चाहे किसी भी प्रकार से हो, कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ का मूल लक्ष्य था, ये टॉपिक हो सकता है, या फिर इंदिरा गांधी के शासनकाल में कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं चले, ये टॉपिक हो सकता है। तो बेटा क्या है ना कि ये जो टॉपिक है भारत का पंचवर्षीय योजना, एक तरीके से कह सकते हैं कि SSC का जो है, यूपी SSC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम सबसे पहले इस टॉपिक पे कमांड कसेंगे, और यही इसमें से कम आपका मैं मान के चलता हूं कि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस टॉपिक से। एक क्वेश्चन आता है, जैसे लास्ट वाले पैट के पेपर में भी था, अभी ग्रुप डी में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। वास्तव में ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे, और अभी जो पीछे पेपर हुए जितने भी, चाहे वो लिपिक की सहायक भर्ती हो या टैट वगैरह में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में क्या पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को। तो बेटा क्या हुआ कि पंचवर्षीय योजनाओं की जो प्रारंभ हुआ वो कैसे हुआ, पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, जब भारत अंग्रेजों के अधीन से आज़ाद हुआ, तो भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उस टाइम पर भारत के पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, ना ही इतने ज़्यादा उसके पास इक्विपमेंट थे कि वो अपने आप को संभाल पाता, ठीक है। तो भारत के पास सिर्फ क्या थी, ज़मीन थी जो अंग्रेजों द्वारा छोड़ दी गई थी, बाकी तो सारी चीज़ें लूट ली गई थी।
तो जमीन थी और जमीन के बेस पर ही भारत क्या चाहता था कि हम भारत का पुनः निर्माण करें। ना ही कोई उसके पास इस्पात संयंत्र थे, ना ही कारखाने थे, ना ही फैक्ट्रियां वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो जो उस टाइम के हमारे जो मिनिस्टर लोग थे उन्होंने क्या किया कि वो सब हमारे जो मिनिस्टर लोग थे वो रूस की क्रांति से प्रेरित थे, सबके सब उस टाइम पर रूस की क्रांति से प्रेरित थे, ठीक है ना। और रूस में क्या हो रहा था उस टाइम, रूस में जो है जो हमारा स्टार्ट हुआ था भारत, तो रूस में ये हुआ था कि जब रूस समाजवादी के पथ पर चला तो उसने भी इन पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। 5 वर्षों का प्लान अपना के उसने समाजवाद को आगे लेके गया और अपने देश को खड़ा किया। तो भारत के काफ़ी सारे नेता इसी चीज़ से प्रेरित थे और उन्होंने भी यही सोचा कि हम भी भारत में पंचवर्षीय प्लान लागू करते हैं जिसके आधार पर आर्थिक रूप से भारत को मजबूत किया जा सके। और बाकी जो चीज़ें फिर जब आर्थिक रूप से भारत मजबूत हो जाएगा तो हम बाकी चीज़ों को भी अपने आप से आजमा लेंगे। तो इसीलिए भारत ने किसकी पंचवर्षीय योजनाओं की स्थापना करी। अब देखो पंचवर्षीय योजनाओं की स्थापना क्या हुई कि जब भारत का संविधान बना 1950 में, जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ तब से पंचवर्षीय योजनाओं की स्टार्टिंग करी गई। संविधान के बाद ही पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान तैयार करा और पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या था, जिसको नाम दिया गया बेटा योजना आयोग का। कमेटी को नाम क्या दिया गया, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग नाम दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये कमेटी ही सबसे पहले बनी, इससे पहले भी 1938 और 1940 से 1950 के बीच में भी एक कमेटी बनी थी, बॉम्बे प्लान जिसको बोला जाता है, ठीक है। और 1938-39 में भी एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष थे एम विश्वेश्वरैया। कौन थे, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया थे इसके जो अध्यक्ष थे। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कमेटी बनाई थी, उनकी सिफारिश पे एम विश्वेश्वरैया जी को अध्यक्ष बनाया गया। और बेटा आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एम विश्वेश्वरैया जो हैं वो भारत के पहले इंजीनियर थे, इसीलिए 15 सितंबर को क्या बनाया जाता है, मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। 15 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे। किसके उपलक्ष्य में, एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो ये जो कमेटी बनी थी जो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938-1940 के अंतर्गत बनाई थी, तो यही क्या थी कि इसी के प्रारूप को देखते हुए पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो ये बात आप आराम से ध्यान रखेंगे कि योजना आयोग का जो गठन किया गया वो किसके तर्ज पर किया गया कि रूस की क्रांति से प्रेरित होकर हमारे देश में योजना आयोग का गठन हुआ, ठीक है। अब बेटा अब क्या होता है, योजना आयोग का जब गठन हो जाता है तो योजना आयोग 1951 यानी 15 महीने मतलब 1950 से स्थापना बननी चालू हुई और 1951 में योजना आयोग क्या करती है कि अपनी पहली पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ कर देती है। पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी, अब जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951, तो बेटा पहले योजना आयोग के बारे में थोड़े से हम इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ लेते हैं क्योंकि अब तो योजना आयोग 2014 के बाद बंद हो गई। 2014 में जो नवनिर्मित सरकार बनी हमारी उसने योजना आयोग को बंद कर दिया और क्या बना दिया, एक नीति आयोग उसका नाम कर दिया गया, ठीक है ना। मतलब कि योजना आयोग को ये था कि उसमें पंचवर्षीय योजना बनती थी, लेकिन नीति आयोग में क्या हुआ कि पंचवर्षीय योजना को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। उसमें बोला गया कि हम ऐसा नहीं है कि एक ही योजना बनाएंगे पंचवर्षीय योजना, हम अलग अलग बहुत सारी योजना बनाएंगे, इसलिए हम नीति आयोग उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जब 1951 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी मेरे लाल, तो बेटा क्या हुआ था कि उस टाइम पर कौन थे अध्यक्ष, योजना आयोग या नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं बेटा, प्रधानमंत्री। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक है, ठीक है, कि इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अंतर्गत नहीं है। ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही एक कमेटी गठित हुई थी, तो इसलिए अध्यक्ष, अब जिसकी सिफारिश पर कमेटी गठित हुई वो तो अध्यक्ष रहेगा ही रहेगा, तो यानी प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं। और उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, उस समय थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, ये हमारे क्या थे उस समय के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये प्रधानमंत्री थे तो बेटा इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। और उस समय 1951 में बेटा कौन थे उपाध्यक्ष, 1951 में जो हमारे उपाध्यक्ष थे यानी वो थे इसके गुलजारी लाल नंदा। उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है, ये इसके उपाध्यक्ष थे। और
उसके बाद इसने क्या किया, देखो इसका जो मुख्यालय होता है वो आपका योजना भवन दिल्ली में मुख्यालय है इसका, ठीक है ना, जहाँ पर योजना से संबंधित सारे काम किए जाते हैं। कार्य इसका आपको पता ही है, 5 साल के लिए प्लान बनाना कोई भी, ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाना, ये इसका कार्य होता है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ, यही इसमें योजना आयोग में यही इंपॉर्टेंट है चीजें पूछने के लिए कि 1951 में इसकी स्थापना हुई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, और उपाध्यक्ष कौन थे उस टाइम पर, गुलजारी लाल नंदा। जैसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि जब योजना आयोग की स्थापना हुई या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अब क्या आता है हमारा, अब होता है बेटा कि 2014 में योजना आयोग को बदल दिया गया और योजना आयोग की जगह क्या आ गया आपका, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग ने कार्य क्या किया बेटा, कि कार्य तो उसने चेंज नहीं किया कुछ भी, कार्य तो वही रहा जो योजना आयोग का था, पंचवर्षीय स्कीम बनानी, सब कुछ बनानी। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सबसे पहले तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट देखना है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो नीति आयोग की जो बेटा आपकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो वो होती है आपकी, देखो मैं दोनों चीज़ों में बता देता हूँ इसका, इसकी हिंदी में तो होती है राष्ट्रीय यानी नेशनल, इंग्लिश में बताते हुए चलते हैं, हिंदी में बता देंगे क्योंकि कभी कभी हिंदी में ऑप्शन नहीं देता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया, ठीक है ना, या फिर ये भी इसके वैसे फुल फॉर्म ये होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वो जो थी वो ये था ट्रांसफॉर्मिंग, अरे हट जा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये क्या हुआ, NITI, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, तो हम इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, तो ये क्या थी, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म थी, यही कई बार पेपर में पूछी गई है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है क्या नहीं है। अब आते हैं इसकी स्थापना पर, तो बेटा जो इसकी स्थापना थी वो कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को पूर्ण तरीके से इसकी स्थापना हो गई थी। 2014 में क्या कह दिया गया था कि हम योजना आयोग को बदल देंगे और 1 जनवरी 2015 को इसकी पूर्ण रूप से क्या हो गई, स्थापना कर दी गई। किसके द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या हुआ कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, अब बेटा जब इसकी स्थापना होती है तो इसके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी होंगे, तो हम थोड़ा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा कलर चेंज करके मैं इसको टॉपिक को लिख देता हूँ। ठीक है, क्या नाम है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, स्थापना मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, अध्यक्ष 2015 में स्थापना हुई, तो जो सरकार के प्रधानमंत्री होंगे वही कौन, श्री नरेंद्र मोदी जी। वो इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष उस समय पर जब इसकी स्थापना हुई थी, तो बेटा उस समय पर इसके उपाध्यक्ष कौन थे, क्योंकि बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में स्थापना हुई है ना मेरे लाल, तो 2015 में इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, अरविंद पनवड़िया जी। ठीक है, ये इसके उपाध्यक्ष थे। स्थापना में बता चुका हूं कब हुई, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 2017 तक रहते हैं, 2015 से 2017 तक। ठीक है, तो सर फिर 2017 के बाद कौन बने, अब देखो प्रधानमंत्री जी तो चेंज नहीं होंगे। ठीक है,
प्रधानमंत्री जी चेंज नहीं होंगे। उसके बाद 2017 में जो हमारे उपाध्यक्ष थे वो चेंज हो गए, और वो कौन बने, वो आपके उपाध्यक्ष बनाए गए राजीव कुमार जी को। राजीव कुमार जी को क्या बनाया गया, नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। और बेटा फिर उसके बाद अब वर्तमान में किसको बनाया गया है, वर्तमान में बता सकता है कोई मुझे उपाध्यक्ष कौन है इसके, वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष बने, तो हम लिख लेते हैं वर्तमान में। वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो अभी ही चेंज किए गए हैं। तो बेटा ये करंट का क्वेश्चन है सुमन बैरी जी को, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड हो गया है कि सुमन बैरी जी को जो है वो इसके उपाध्यक्ष बनाया गया, जो अभी बनाए गए, ठीक है। अब 2015 में देखो अध्यक्ष तो ये हो गए, अध्यक्ष तो तीनों समय पर नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, उपाध्यक्ष आपके तीनों समय पर चेंज बता दिए मैंने, ठीक है। बीच में से मैं इसको हटा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये आपके हो चुके हैं उपाध्यक्ष। अब इसके बाद बेटा आते हैं इसके सीईओ, ठीक है। तो वर्तमान के सीईओ बता देता हूं मैं पहले। वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो हैं परमेश्वरम अय्यर जी, यूपी के ही अपने 1981 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, ये आईएएस ऑफिसर। तो ये वर्तमान में क्या है इसके सीईओ, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं कि परमेश्वरम अय्यर जी जो हैं वो वर्तमान में इसके सीईओ हैं, ठीक है। इससे पहले जो इसके सीईओ थे वो आपके थे श्री श्रीधर सिद्धू श्री बल्लभ जी थे, हाँ। इससे पहले जो थे वो सिद्धू श्री खुल्लर जी थे इससे पहले, ठीक है। जो अभी हमारे यानी कि आपके जो उपाध्यक्ष 2017 के साथ में थे, तो वो कौन से थे, वो थे इससे पहले के, कौन थे, सिद्धू श्री खुल्लर जी, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं अभी उम्मीद करता हूँ आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे हो चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। एक और रह गए अभिकांत जी, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इनके मैं लिख देता हूँ, ये बेटा 2015 में थे, ये लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये हमारे 2017 से बने थे अभी वर्तमान समय तक। जो हमारा पिछला कौन सा मंथ निकला है, जून 2022, तो यहाँ तक ये थे। तो बेटा ये जो है मैंने नीति आयोग के बारे में आपको करंट अफेयर्स की और पिछली जानकारी दी है, जैसे क्या जब स्थापना हुई नीति आयोग की 2015 में जब स्थापना हुई तो अध्यक्ष कौन, नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष कौन, अरविंद पनवाड़िया जी, ठीक है। फिर उसके बाद 2017 में दोनों चेंज हो जाते हैं, कौन कौन, अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी। इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि जो यहाँ पर 2015 में, ये पूरा एक कॉलम में बंद कर देते हैं हम, 2015, और 2015 में जो आपके सीईओ थे वो थे सिंधु श्री, थोड़ा सा भी सिंधु श्री खुल्लर जी, ठीक है। 2015 के तीनों व्यक्तियों के नाम है। 2017 में क्या होता है आपके, 2017 में अध्यक्ष तो आपके नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, लेकिन जो सीईओ हैं वो कौन हो जाते हैं, अमिताभ कांत जी, ठीक है। और उसके बाद बेटा कौन सी सन आती है, उसके बाद आती है हमारी कौन सी सन, 2022, ठीक है, अमिताभ कांत जी, ठीक है, 2022 से जाती है। और 2022 में क्या होता है कि हमारे अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी ही रहते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं सुमन बैरी जी, और जो सीईओ हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे कौन, परमेश्वरम अय्यर जी, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। ये था नीति आयोग का खेल। अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स पर, ठीक है, जहाँ हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था, ठीक है, क्या था, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, क्या था, 5 ईयर प्लान इन इंडिया। ठीक है, 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा प्लान भारत में आया, क्या क्या उसकी चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी,
ठीक है, ये सब चीज़ें हम बात करते हैं और अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान आया वो आपका आया 1951 में। अब 5 साल का था तो 1956 तक ये प्लान रहा होगा। ठीक है, 1951 से 1956 तक ये प्लान रहा होगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या नहीं हुई, अब आप इमेज करते हुए चलना, थोड़ा इमेज करते हुए चलोगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। जब 1951 में भारत की आप स्थिति देखिए उस समय की कि 1951 में भारत क्या था क्या नहीं था। 1951 में भारत के पास कुछ चीज़ें तो थी नहीं भाई, कृषि के लिए अच्छी तरीके से संसाधन नहीं थे, सिर्फ जमीन तो थी। तो भारत में सबसे पहले जो हमारी सरकार थी, नव गठित सरकार जो थी 1951 में, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो सरकार बनी और जो योजना आयोग बना, उसने क्या किया, उसने सबसे पहले सोचा कि भारत में कृषि की शुरुआत की जाए। क्योंकि अगर हमने कृषि को खाद्यान्न, भाई खाने का सबसे ज़्यादा मेन विषय था ना उस टाइम पर, खाने के लिए आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, अंग्रेज सब कुछ लूट चुके थे, कुछ चीज़ें बची नहीं थी, भारत को आज़ादी मिल गई थी, यही बहुत बड़ी बात थी। और इतनी सारी जनता को एक साथ कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के लोगों के लिए। तो क्या हुआ कि सबसे पहले खाद्यान्न की कमी थी, तो भारत सरकार ने सोचा खाद्यान्न पे विशेष बल दिया जाए। और पहली पंचवर्षीय योजना में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया वो लिखा गया बेटा कृषि को प्राथमिकता, कृषि को प्राथमिकता। कृषि को प्राथमिकता दी गई पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ इसमें बेटा, इसमें जो हुआ ना आपका वो जीडीपी, सरकार देखो हर साल क्या करती है, हर पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य निर्धारित करती है जीडीपी का। ठीक है, कि हमारे लोगों के पास क्या है क्या नहीं और कैसे जीडीपी हमें संतुलित करनी है, तो उसका एक लक्ष्य निर्धारित करती है। इस योजना में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और लक्ष्य जो निर्धारित किया सरकार ने वो कितने फीसदी का निर्धारित किया था, वो क्या था बेटा कि 2.1% हमारा लक्ष्य है, यानी जीडीपी का जो लक्ष्य था, जीडीपी निर्धारित लक्ष्य कितना किया गया, वो किया गया 2.1। लेकिन प्राप्त जो हुआ भारत सरकार को प्राप्त लक्ष्य, तो बेटा वो कितना प्राप्त हुआ, वो हुआ 3.6%। ठीक है, मतलब हमने अनुमान लगाया था कि 2.1% तक जाएगा, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ, 3.1%। अब क्या हुआ कि जब हमें प्राप्त हो चुका था, तो बेटा देखो ये समय वो समय था जब भारत में लड़ाई चल रही थी, किससे, पाकिस्तान अलग हुआ था भारत का, तो भारत का पाकिस्तान अलग हो चुका था। अब जो पाकिस्तान से लोग भारत में आए उनको भी रहने के लिए स्थान देना था, तो उनको रहने के लिए स्थान देना था, तो उस पॉइंट को भी इसमें डाला गया, यानी शरणार्थियों का पुनर्निर्वास। शरणार्थियों का शरणार्थियों का बेटा पुनः निर्वास। ठीक है, कि कैसे उन्हें दोबारा से जगह दी जाए, कहाँ रहने के लिए की चीज़ें की जाएं और ये सब चीज़ें। ठीक है, अब इस वाली चीज़ में क्या हुआ था कि ये जो सारी स्कीमें बनाई गई, ये भाई किसी व्यक्ति ने तो बनाई होंगी ना, तो ये जो चीज़ें बनाई गई, ये बनाई थी हमारे 2 व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये रूपरेखा तैयार की गई, हेराल्ड और डोमेर। तो इस योजना को कहते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित योजना, क्योंकि इन दोनों ही व्यक्तियों ने ये योजना क्या करी थी, आधारित योजना। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों ने ये योजना बनाई थी, इसलिए इसको बोला गया हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित योजना। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा इस योजना में देखो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने लिखवाए आपको। तो इसके अलावा 7 क्षेत्रों में धन बांटा गया। 7 क्षेत्र कौन कौन से थे, यातायात का साधन था, यातायात, ऊर्जा, सिंचाई, कृषि, ठीक है, चिकित्सा, और जो छोटे छोटे कुछ लघु उद्योग थे जिन पे सरकार को लगा कि हाँ इन पे इन्वेस्ट करके अच्छा आउटपुट हमें प्राप्त हो सकता है, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा धन दिया गया, उन चीज़ों को रखा गया इस क्षेत्र में। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण किया गया, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए भी ये सारी चीज़ें की गई। ठीक है, बहुत सारे, और मतलब ये था कि खदान के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना,
पूर्ण रूप से कि हाँ हमारे पास जितने लोग हैं उसके अनुसार हम उतनी खेती कर लें, तो हमारे पास क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी और खाने की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में बनाई गई। अब पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि को प्राथमिकता कौन सी योजना के अंतर्गत दी गई, तो आपको पता चल गया है कृषि को प्राथमिकता पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिली थी। ठीक है ना, फिर जीडीपी लक्ष्य निर्धारित किया गया 2.1%, लेकिन प्राप्त हमें कितना हो गया 3.6%। फिर शरणार्थियों का पुनर्निर्वास किया गया इस वाली योजना के अंतर्गत, जो पाकिस्तान से हमारे शरणार्थी आ रहे थे, ठीक है ना, उनको। और ये योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर ये योजना आधारित थी। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, यहां तक तो आप कर लोगे। अध्यक्ष पूछे जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष पूछे जाए गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है ना, क्योंकि 1951 की बात चल रही तो जवाहरलाल नेहरू थे, गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है ना, इस कमेटी का जो मसौदा था, एक तरीके से अगर ये बात की जाए ना मसौदा किसने तैयार किया, तो बेटा जो इसका मसौदा था वो के.एन. राव जी ने तैयार किया था। ये भी आप ध्यान रखिए कि इस कमेटी का जो मसौदा था, मॉडल तो बनाया था किसने, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, इन दोनों व्यक्तियों ने मॉडल बनाया था, लेकिन जो मसौदा तैयार किया गया वो किसने तैयार किया, के.एन. राव जी ने। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपने आराम से ये चीज़ समझोगी। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है ना। हाँ तो ठीक है, अब हम इसके आगे अगली पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। ठीक है, और अगली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये थी हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब बेटा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहली कब खत्म हुई, 1956 में। तो ये 56 से प्रारंभ होगी और कब तक चलेगी बेटा, ये चलेगी आपके 5 साल जोड़ दो इसमें 61 तक। ठीक है, अब क्या हुआ, जब पहली पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार को सफलता प्राप्त हुई, भाई लक्ष्य जितना निर्धारित किया उससे ज्यादा हमें चीजें प्राप्त हो गई। ठीक है, और हमारी अच्छी भी गई पूरी पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जब भारत सरकार को क्या प्राप्त हुआ, अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो उसने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करी। ठीक है ना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखो अब क्या हो चुका था, भारत के पास खाने को सामान तो अवेलेबल हो चुका था, लेकिन क्या था कि भारत के पास अपने उद्योग नहीं थे, तो खाने के लिए तो उसने आराम से कृषि वगैरह कर ली और कृषि को प्राथमिकता दी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया कि भाई ऐसा करते हैं, हम जो इंडस्ट्रियल एरिया उनको प्राथमिकता देते हैं, उन पे रिजल्ट करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि लागू होते हैं या नहीं। तो तीव्र औद्योगिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया, तेजी से उद्योग पर, यानी तीव्र औद्योगिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। ठीक है, ये इसमें पहला पॉइंट हो जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र पर कौन सी पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया, तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र पर एवं सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। ठीक है ना, इसके अलावा इस वाले टाइम पर क्या हुआ, अब देखो बेटा इसमें क्या हुआ कि हाँ पहले ये देखते हैं कि इसका मॉडल जो तैयार किया, ये बहुत पूछा जाता है कि इसका मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया। तो बेटा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया वो किया था आपका पीसी महालनोबिस ने। ठीक है ना, किसने तैयार किया था, वो तैयार किया था आपका पीसी महालनोबिस जी ने ये मॉडल तैयार किया। ठीक है, अब कभी कभी हाँ एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए क्या करता है कि पीसी की जगह लिख देता है प्रकाश चंद जी, प्रकाश चंद जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश चंद जी जो हैं वही उनका नाम पीसी महालनोबिस है, इनका ही नाम। तो इन्होंने ये मॉडल तैयार किया था। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो हमारे जो पहले वाले पॉइंट पाओ, तीव्र औद्योगिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र यानी उद्योगों की स्थापना करना। तो उद्योगों की जो स्थापना हो रही थी, भारत के पास तो ऐसा कुछ था नहीं कि उद्योग की स्थापना की जाए, तो उसने दूसरे देशों से मदद ली। और जब दूसरे देशों से मदद ली उसने, तो दूसरे देशों की मदद की सहायता से ही हमारे भारत में क्या हुआ, इस्पात संयंत्र कारखाने खोले गए। कौन कौन से इस्पात संयंत्र कारखाने खोले गए थे बेटा, एक तो खोला गया था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है ना, भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र खोला गया।
भिलाई इस्पात संयंत्र खोला गया, ठीक है ना। उसके अलावा राउरकेला, ठीक है। तो ये इस्पात संयंत्र जो थे ये दूसरे देशों की मदद से खोले गए, ठीक है ना। और ये कभी कभी क्वेश्चन बड़ा अजीब सा पूछ लेता है, तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो खोले गए थे बेटा, ये दुर्गापुर जो था ये सोवियत संघ की मदद से खोला गया था, सोवियत संघ। और भिलाई जो खोला गया था वो ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला जो है वो जर्मनी की मदद से, ठीक है ना। ये तीनों देश हैं जिनकी मदद से हमारे इस्पात संयंत्र खोले गए थे। ब्रिटेन, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि सोवियत संघ मतलब दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कारखाना कौन से देश की मदद से भारत में स्थापित किया गया था, तो ये सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। और जो दूसरा वाला है हमारा भिलाई कारखाना, वो ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला कारखाना जर्मनी की मदद से। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की थी। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, जो हमारा लक्ष्य निर्धारित हुआ जीडीपी का जो हमारा लक्ष्य निर्धारित हुआ वो सरकार ने किया था 4.5%। लेकिन जो हमें प्राप्ति हुई, ठीक है, जो हमें प्राप्ति हुई वो हुई 4.27%, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि हमें थोड़ी सी असफलता प्राप्त हुई कि जितना हम सोच रहे थे लक्ष्य उतना हमें प्राप्त नहीं हुआ, उससे कम हमें प्राप्त हुआ। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कि हमने किस तरीके से योजना को बनाया, क्या रूपरेखा तैयार करी, उसकी किसने रूपरेखा तैयार करी थी, ठीक है ना, किसके मॉडल पर आधारित था ये। तो ये और कौन कौन से इस्पात संयंत्र इस वाली रूपरेखा में खोले गए, ठीक है। तो ये था। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि लक्ष्य से कम जो जीडीपी थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हमें प्राप्त होती है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहले प्राप्त हुई, बाद में भी और भी आएंगे भी जिनमें हमें लक्ष्य से कम प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, पीवी महाबलंकर जी के मॉडल पर ये आधारित थी, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी आती है बेटा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना आती है। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना तो बेटा ये तो सिंपल सी बात है कि 5 वर्ष की है, तो कहाँ पे खत्म होगी, 1961 पे हमारी कौन सी खत्म हुई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई 1961 पे। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना कहाँ से स्टार्ट होगी, 1961 से ही ये तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारी प्रारंभ होगी, ठीक है। और 1961 में क्या था, 1961 से आपको 2-3 चीजें और पता चलेंगी बेटा, कोई बता सकता है मुझे 1961 से क्या था। हाँ, तो 1961 में हमारा क्या हुआ, चलो मैं बताता हूँ आपको। 1961 से ये योजना प्रारंभ हुई और कब तक चली, 1966 तक, ठीक है। 1966 तक ये योजना चली। अब इसके पॉइंट क्या थे सर, इसके पॉइंट क्या थे कि जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या किया गया कि जब हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में थोड़े असफल हुए तो हमने इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और आत्मनिर्भरता उद्योगों पर थोड़ा बल दिया, ठीक है ना। किस किस पर बल दिया, कृषि और आत्मनिर्भरता उद्योगों पर बल दिया हमने, ठीक है। इस पर बल दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या किया गया इसमें, अब देखो यहां पर हमें एक चीज का पता चल रहा था, क्योंकि बेटा ये वो समय था 1961 से 1962 के बीच का समय। 1962 में क्या हुआ हमारे साथ, भारत पाक युद्ध हुआ। भारत पाक युद्ध हुआ था ना 1962 में, ठीक है। 1962 में हमारे पास भारत पाक युद्ध हुआ। 1965 में भी एक युद्ध हुआ हमारे साथ। 1965 में कौन सा युद्ध हुआ था, बता सकता कोई मुझे। 1962 में तो भारत चीन युद्ध हुआ बेटा। 1965 में हुआ हमारे पास भारत पाक युद्ध, क्योंकि पाकिस्तान को तो बाद में हराया था ना, पहले चीन को हरा चुके थे हम लोग, ठीक है। तो 1965 में क्या हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, ठीक है। और 1966 में एक मुसीबत और हमारे पास पड़ी थी। 1966 में भारत में सूखा घोषित हो गया था, ठीक है।
तो ये तीनों चीजें हमारे साथ एक साथ पड़ चुकी थी, इसलिए जब ये तीनों चीजें हमारे साथ पड़ी थी तो बेटा युद्ध हो रहा है तो हमें सेना की भी जरूरत होगी, युद्ध में तो हमें सेना की जरूरत होगी ना। तो हमने क्या किया कि भारतीय रक्षा उद्योग, ठीक है, क्योंकि चीन के युद्ध में हमें बहुत सारी हानि हुई, तो हमने क्या किया कि भारतीय रक्षा उद्योग की स्थापना का प्लान बना लिया था इसी में, ठीक है। भारतीय रक्षा उद्योग तथा भारतीय सेना की तरफ ध्यान दिया हमने कि भारतीय सेना को कैसे और मजबूत करना है, क्या क्या करना है, भारतीय सेना को मजबूत करने की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ हमने कदम बढ़ाया। और क्या हुआ, और हमने बेटा इस वाली जो योजना थी इसमें जो हमने जीडीपी का लक्ष्य रखा अपना और जो हमें प्राप्त हुआ वो बहुत ही दयनीय स्थिति वाला प्राप्त हुआ था हमें, क्योंकि हमने जो लक्ष्य रखा था वो रखा था 5.8% और हमें प्राप्त हुआ बेटा 2.6%। तो मतलब बहुत ही कम लक्ष्य, हाफ के करीब हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इस वाली जो पंचवर्षीय योजना थी इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, ठीक है ना। इस पंचवर्षीय योजना में हमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ और जो हम उम्मीद करके बैठे थे वो नहीं हुआ, ठीक है। और ये वाली जो योजना थी वो 2 व्यक्ति थे, जॉन सैंडी के मॉडल पर आधारित थी, ठीक है ना। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि जॉन सैंडी और उनके साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बेटा आपका सुखमेय चक्रवर्ती, ठीक है। क्या नाम था, सुखमेय चक्रवर्ती। तो इनके मॉडल पर यह आधारित थी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे पास ये क्वेश्चन बेटा कभी कभी पूछा जाता है, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, 1962 में। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और भारत में सूखे की स्थिति 1966, ठीक है। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जहां पर कृषि और उद्योगों को आत्मनिर्भरता के ऊपर हमने एक्सेप्ट करने की सोची थी, लेकिन हमें क्या हुआ कि उसमें इतनी सफलता नहीं मिल पाई। 5.8 हमने जीडीपी का लक्ष्य रखा था, लेकिन मिल कितनी पाई, हमें सिर्फ 2.6% ही मिल पाई। अब जब ये सारे काम हमारे साथ हो चुके थे, जब 3 पंचवर्षीय हमारे साथ हो चुकी थी, तो हमारी भारत की स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। यहाँ पे भाई 5.8% से 2.6% हमें प्राप्त हो रही है, ऊपर से ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं। क्या, भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ, भारत में सूखे की स्थिति। तो यहाँ पे क्या था कि भारत की कमर एक तरीके से थोड़ी सी टूट गई, ठीक है। जब टूट गई तो इस समय पर भारत ने क्या किया कि कब 1966 में बेटा ये खत्म हुई, तो 1966 से 1969 तक भारत ने कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। भारत ने पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई और इस वाले समय में 1-1 साल की योजना बनाई गई, जिसको हमने कहा योजना अवकाश का नाम दिया। और इसमें क्या किया था, 1-1 साल की छोटी छोटी योजनाएं बनाई गई, ठीक है ना, कि 1-1 साल में क्या क्या कर सकते हैं हम, छोटी सी योजना बना लें, क्योंकि 5 साल का बजट एक साथ देना बहुत बड़ी बात हो रही थी, क्योंकि भारत की पहले से स्थिति दयनीय हो चुकी थी। तो एक साथ बजट देना 5 साल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो थोड़ी थोड़ी करके हमने धीरे धीरे उठना प्रारंभ करा और 1-1 साल की योजनाएं बनानी चालू करी, ठीक है। जब हम 1-1 साल की योजना में थोड़ा सा ठीक होने लगे तो क्या हुआ कि 1969 में फिर हमने पंचवर्षीय योजना की स्थापना करी। कब तक, 1974 तक। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना आई, ये आई हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब चौथी पंचवर्षीय योजना के ऊपर। चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कब से कब तक, 1969 से 1974 तक, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हमारे लक्ष्य निर्धारित किया गया, क्या किया गया। अब देखो बेटा इस टाइम पर क्या हुआ ना, हाँ यहाँ पे पूछ लिया जाता है, यहाँ पे क्या पूछ लिया जाता है कि ये पूछा जाता है कि इस समय 1974 के समय 1971 में भारत ने क्या किया था, 1971 में भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त करवाया। तो बांग्लादेश की स्थापना दिवस भी यही पूछा जाता है कि बांग्लादेश
को मुक्त करवाया था? किसने? भारत ने बांग्लादेश को मुक्त करवाया। तो बांग्लादेश का पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मुक्त करवाया। तो बेटा आप ध्यान रखना 1971 में बांग्लादेश को मुक्त करवाया। अब इस योजना में क्या हुआ? इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो, एक तो इस योजना में सबसे पहले भारत ने क्या किया कि जब भारत ने देखा कि आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत नहीं हो पा रही है या बाकी चीज़ें हमें प्रॉब्लम कर रही हैं, तो भारत ने 14 राष्ट्रीय बैंकों का निर्माण करा, 14 प्रमुख बैंकों को स्थापित किया। किसको? 14 प्रमुख बैंकों की स्थापना कब करी? वो चौथी पंचवर्षीय योजना में, जिनमें कौन कौन सी थी? बैंक ऑफ ओरिएंटल, बैंक ऑफ कॉमर्स और हिंदुस्तान बैंक। तो ये सारी जो बैंकें थी ना, वो सब कब हुई थी? इसी योजना में हुई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का ही समय था जब इन बैंकों की स्थापना की गई। ठीक है, और यकीन मानिए आप कि उस टाइम के 50+ करोड़ से ज़्यादा पैसे इन बैंकों पर इन्वेस्ट किए गए थे। ठीक है ना, कि इन बैंकों का बजट इतने का बनाया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारे साथ बेटा क्या हुआ? भारत में किसकी स्थापना की गई? हरित क्रांति की। भारत में हरित क्रांति की स्थापना की गई। हरित क्रांति की स्थापना, भारत में हरित क्रांति की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। उसके साथ साथ क्या हुआ? अब देखो भारत के पास क्या हो चुका था कि भारत युद्ध से निकला जैसी, बेटा भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, फिर भारत ने बांग्लादेश को मुक्त करवाया। तो भारत ने सोचा क्यों ना हम ऐसा किए कि परमाणु मिसाइलों को बनाया जाए। ठीक है, तो भारत ने क्या किया? भारत में मिसाइलों का परीक्षण करना स्टार्ट कर दिया। मिसाइलों का परीक्षण प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ कि लक्ष्य जो रखा गया वो भारत में क्या रखा गया कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता रखा जाएगा। लक्ष्य कि मतलब देखो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पहले ही रखा गया था, लेकिन अब की बार क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। ये हमारे चौथी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखे गए। ठीक है, उसके बाद एक और फेमस नारा जो सबसे ज्यादा इस परीक्षा में पूछा जाता है वो था गरीबी हटाओ। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है, उसके अलावा इस वाली योजना में बेटा एक जो हमारा लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य को वैसे इस वाली योजना का बहुत कम ही पूछा गया, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। आपका जो लक्ष्य रखा गया था और जो प्राप्त हुआ हमें, ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि इस वाली योजना में जो हमारा लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% रखा गया, लेकिन हमें प्राप्त 3.3% हुआ। तो ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रमुख तथ्य थे। तो हमने बेटा क्या क्या आज देखा? हमने देखा आपका सबसे पहले देखा हमने योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1951 में। ठीक है ना, अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री जी होते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी थे उस टाइम पर। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। स्थापना नई दिल्ली में हुई, योजना भवन इसके कार्यालय का नाम है। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा कि 2014 में योजना आयोग को बदल दिया गया, उसकी जगह क्या ला दिया गया? नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 2014 को क्या किया गया? इसका प्रारूप बना दिया गया, बोल दिया गया था। ठीक है, लेकिन स्थापना 2015 में ही हुई है इसकी। ठीक है, बोल दिया गया था लेकिन स्थापना 2015 में हुई इसकी। उसके बाद अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? नरेंद्र मोदी जी। जब स्थापना हुई थी उस समय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे? जब स्थापना हुई थी 2015 में, उस समय उपाध्यक्ष थे अरविंद पनवाड़िया जी। ठीक है, सीईओ कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर जी। ठीक है, 2017 में फिर चेंज हुए। 2017 में अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी ही रहे, उपाध्यक्ष कौन हो गए? राजीव कुमार जी। और जो इसके सीईओ थे वो हो गए अमिताभ कांत जी। ठीक है, फिर 2022 में, अभी वर्तमान में ही 2022 में इसके उपाध्यक्ष बने सुमन बैरी जी और सीईओ बने परमेश्वरम अय्यर जी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है नीति आयोग के बारे में। उसके बाद आते हैं हम आगे। अब हमारा 5 ईयर प्लान चालू होता है। सबसे पहला प्लान 1951 से 1956 में बना। कृषि को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, निर्धारित लक्ष्य 2.1% हुआ और प्राप्त लक्ष्य 3.6% हमें प्राप्त हुआ। शरणार्थियों का पुनर्निवास हमने इसी योजना के अंतर्गत किया और ये योजना
हेरॉड डामर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आते हैं। 1956 से प्रारंभ हुई, 1961 में खत्म हुई। लक्ष्य हमने 4.5% रखा था, लेकिन हमें प्राप्त हुआ 4.27%। इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने उद्योगों को ज़्यादा अहमियत दी और तीव्र औद्योगिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वता दी। पीसी महालनोबिस जी ने इसका मॉडल तैयार किया था, जिनका नाम प्रकाश चंद्र जी भी होता है। और इसी वाली पंचवर्षीय योजना में हमने इस्पात संयंत्र कारखाने खोले दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में। किस किस की मदद से क्रमशः? सोवियत संघ, ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से। ठीक है, इसको यूके भी बोला जाता है। तो इसकी मदद से हमने क्या किया, द्वितीय पंचवर्षीय में योजना में कारखाने खोले। अब आते हैं हम तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। कृषि और आत्मनिर्भरता उद्योगों पर बल दिया गया, दोनों चीजों पर बल दिया गया। भारतीय रक्षा उद्योग तथा भारतीय सेना को मजबूत किया गया। जीडीपी का लक्ष्य 5.8% था, मिली 2.6%। उसकी वजह ये तीन चीजें: भारत चीन युद्ध 1962, 1965 में भारत पाक युद्ध, 1966 में भारत का सूखा। ठीक है, ये जो योजना थी वो जॉन सैंडी व सुखमेय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद आती है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। बेटा 1966 से 1969 तक योजनाएं नहीं चली, 1 ईयर प्लान चले, जिनको हम योजना अवकाश बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, योजना अवकाश बोलते हैं इसको। तो 1971 में ही हमारा बांग्लादेश को मुक्त करवाया हमने, किससे? पाकिस्तान के कब्जे से। पाकिस्तान ने युद्ध कर लिया था ना, तो इसलिए लक्ष्य जो रखा गया 5.6% चौथी पंचवर्षीय योजना का रखा गया, लेकिन प्राप्त हमें 3.3% हुआ। भारत में हरित क्रांति की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुई। उसके अलावा 14 प्रमुख बैंकों की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में हुई। भारत में मिसाइलों का परीक्षण किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ साथ। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और गरीबी हटाओ का मुख्य नारा जो है वो भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। 4 पंचवर्षीय योजनाएं हमने पढ़ ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और डेली के डेली हम ये क्लास लेंगे। कल हमारी 4 या 5 और पंचवर्षीय योजना हो जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।